डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंग्लो बंगाल रिलेशंस आंग्ल बंगाल संबंध पढ़ रहे थे। उसमें कल के क्लास में हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार बंगाल एक स्वतंत्र प्रांत बनने में सफल रहा मुगलों से और क्या वो परिस्थितियां थी। अब चूंकि हम लोग आंग्ल बंगाल संबंध पढ़ रहे हैं तो बंगाल किस प्रकार से अस्तित्व में आया ये कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब आज की क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे कि अंग्रेजों का प्रवेश बंगाल में कैसे हुआ, ठीक है। तब फिर आंग्ल बंगाल संबंध हम लोगों का अध्ययन शुरू होगा। तो आज देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश। अंग्रेजों का प्रवेश तो आपने देखा था कि जो अंग्रेज थे वो आरंभ में पश्चिमी या दक्षिणी भारत में इनका आगमन। अंग्रेजों का पूर्वी भारत में जो आगमन हुआ वो सर्वप्रथम 1633 ईस्वी में होता है। और 1633 ईस्वी में कहा तो हरिहरपुर और बालासोर ये दो स्थान हैं। ये दोनों स्थान कहाँ है तो उड़ीसा में है। हरिहरपुर और बालासोर में इनका कारखाना स्थापित है। क्योंकि बंगाल भी पूर्वी भारत का भाग है और कल ही के क्लास में हमने दिखाया था आपको कि उड़ीसा को भी बंगाल के अधीन कर लिया गया था। तो हम यदि ये बोलते हैं कि 1633 में हरिहरपुर और बालासोर में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की, इसका मतलब हुआ कि बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश जो है 1633 में हो गया। क्लियर। अब देखिए अगला जो घटना घटता है 1633 के बाद वो 1651 ईस्वी। इसमें क्या होता है कि ब्रिजमैन एक व्यक्ति था, हाँ, और इसी के साथ एक व्यक्ति था गैब्रियल ब्रांटर। गैब्रियल ब्रांटर ये दोनों व्यक्ति जो थे वो बंगाल के सूबेदार जो था शाह सूजा, इसकी मदद से कासिम बाजार में पहली कोठी खोली। और साथ ही साथ कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। ठीक है। अब उसके बाद 1651 के बाद फिर 1657 का समय आया। 1657 ईस्वी में हुगली में कारखाना स्थापित हुआ। और पूर्व की सुविधाएं जो है वो बरकरार है।
यानी करमुक्त व्यापार। उसके बाद 1658 से 1658 से लेकर के 1663 ईस्वी तक निर्जुमला बंगाल का नवाब रहा, सॉरी सूबेदार रहा। निर्जुमला नाम सर। हाँ, और जब हम समझाते हैं आपको, पहले लिखने दीजिए। इसने क्या किया कि व्यापारिक सुविधा को वापस ले लिया। सुविधा वापस ले ली। तो अंग्रेजों के आगमन के क्रम में सबसे पहली बात तो ये कि पहला कोठी जो पूर्वी भारत में बना या बंगाल में बना, वो उड़ीसा क्षेत्र के हरिहरपुर और बालासोर में बना। ये फर्स्ट उसका फैक्ट्री था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद मेन बंगाल, जिसको बंगाल आप मान के चल रहे हैं, हालांकि उस समय के परिवेश के अनुसार बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल के अधीन थे। तो ये आपके जहन में रहे कि इस पर से भी प्रश्न जो है आपको तोड़ करके पूछ सकता है। तो मेन बंगाल में 1651 में इनको एक सफलता मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को घुसने में। वो कैसे कि उस समय बंगाल का सूबेदार शाह शुजा था। शाह शुजा कौन? हाँ, किसका दामाद था? बोलिए, इस सब आप लोग को पढ़ाया हुआ है। मुर्शिद कुली का दामाद था ये। वो इसीलिए हम जानबूझ के पूछा। आप मुर्शिद कुली खां का दामाद ठीक बोले, शाह शुजा, तो ये वो नहीं है शाह शुजा। मुर्शिद कुली खां का दामाद जो बनेगा वो 1728 के बाद बनेगा। आप पढ़ रहे हैं 1651 ईस्वी, कम से कम ये तो सोचना चाहिए था। ये मुगल शाहजादा था, मुगल राजकुमार था। ये मुर्शिद कुली खां का दामाद नहीं था। इतिहास में इस तरह का द्वंद्व आपके मस्तिष्क में उभरेगा और इसी द्वंद्व का की मानसिकता को समझते हुए वो क्वेश्चन बनाता है कि आपको फंसा ले। आप जो सोच रहे थे ना, उसी को बोल देगा कि शाह शुजा कौन था जिसने उसको परमिशन दिया था। नीचे में ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन आपके मुताबिक कि मुर्शिद कुली खां का दामाद। वहाँ 150 क्वेश्चन के हड़बड़ी में आपका क्लिक करेगा ना, ये तो एकदम सही है। तो पढ़ने के क्रम में आपका दायित्व बनता है कि इस तरह के द्वंद्व को क्लियर करते हुए चले, स्पष्ट करते हुए चले। ये शाह शुजा मुर्शिद कुली खां का दामाद नहीं था, बल्कि ये शाह शुजा जो था वो मुगल राजकुमार था। तो वो बंगाल का सूबेदार था। अब देखिए, ये बीमार पड़ा, तो सूबेदार था बंगाल का। तो इसके दरबार में ब्रिजमैन एक अंग्रेज ऑफिसर था और गैब्रियल ब्रैंटन एक डॉक्टर था। तो ये दोनों रहता था। रहने का मतलब क्या हुआ कि आया कि हम आपके मेहमान हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो राज दरबार में उस समय ऐसा नहीं कि अभी आइए, जाइए, लीजिए नाश्ता चाय पीजिए और चले जाइए, नहीं, ऐसा नहीं होता था। बल्कि कुछ दिन जो है वहाँ रहता था। पहले के मेहमान नवाजी का मतलब है कि महीना 2 महीना वो रुकेगा, तब मेहमान कहलाएगा। हाँ, और उसको पूरी सुविधाएं दी जाएगी। और खास तौर से ये मेहमानी अगर राजाओं के यहाँ हो, तब तो कोई मतलब इसका कुछ कहना ही नहीं, उसको तो और सुविधा मिलेगा। तो वही मेहमान के रूप में ब्रिजमैन और गैब्रियल ब्रैंटन जो है रुका हुआ था। और इस पीरियड में शाह शुजा बीमार पड़ा। तो गैब्रियल ब्रैंटन जो था वो डॉक्टर था, उसने उसको इस बीमारी से मुक्ति दी। इससे खुश होकर करके शाह शुजा ने जो है उसको व्यापारिक अधिकार दे दिया कि आप हमारे क्षेत्र में, यानी जितने हम सूबे के मालिक हैं, उसमें करमुक्त व्यापार कर सकते हैं विदाउट टैक्स लिए। और कासिम बाजार में जो है आप अपनी कोठी खोल सकते हैं। तो अभी तक अंग्रेज जो भूमिका में थे
वो राजनीतिक भूमिका थोड़ी था, और ना शाह शुजा या मुगल बादशाह जान रहा था। अभी जो अंग्रेजों की उपस्थिति, उस उपस्थिति से मुगलों को फायदा था। फायदा क्या था कि देखिए तबीयत खराब हुई तो ठीक कर दिया, प्लस टैक्स जो है उसकी वसूली होती थी, प्लस नए नए सामान विदेशों से ला करके दिया जाता था। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापारियों से मुगलों को फायदा था, इसलिए मुगल जो है इनको पैट्रोनेज देते थे, राजाश्रय देते थे। इसी राजाश्रय के बल पर कासिम बाजार में प्रथम कोठी खोलने में अंग्रेज सफल रहे, और चूंकि बीमारी से ठीक किया था इसलिए करमुक्त व्यापार का अधिकार मिले। अब उसके बाद 1651 के बाद 1656 में जब शाह शुजा ही था, तो इसके व्यापारी के जो कर मुक्ति का अधिकार था उसको फिर से पुष्ट किया गया, और 56 के बाद एक ही साल के बाद एक और कोठी हुगली में बनाने की अनुमति दे दी गई। तो इस तरीके से व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से बंगाल में आरंभ में अंग्रेज कासिम बाजार और हुगली में कोठी बनाने में सफल रहे। उसके बाद 58 में शाह शुजा के जगह पर मीर जुमला बंगाल का सूबेदार बनाया गया। ये मीर जुमला कौन था? तो वो औरंगजेब का बहनोई था, यानी औरंगजेब के बहन से इसकी शादी हुई थी, यानी पारिवारिक संबंध था। और जिस प्रकार से औरंगजेब की मनोवृत्ति थी, यानी सोच था, शक्ति, मिजाज, पूरा पूरा उसका प्रभाव मीर जुमला पर था। इसलिए मीर जुमला जैसे ही आया बंगाल में, तो उसने अंग्रेजों की साजिश को भांप लिया। तो जब तक वो रहा, यानी 1658 से 1663 तक, उसने वो सुविधा नहीं दी जो शाह शुजा ने दिया था कि करमुक्त व्यापार करने। उसने कहा कि नहीं, टैक्स अब आपको देना पड़ेगा। हाँ, कोठी जो बनी हुई थी कासिम बाजार और हुगली में, वो यथावत बनी रही, लेकिन ये व्यापार करमुक्त अंग्रेज नहीं कर सकते। यानी मीर जुमला के समय में 1658 से लेकर के 1663 ईस्वी तक अंग्रेजों को जो शाह शुजा के द्वारा करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, वो सुविधा समाप्त हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, अब आइए कि एक घटना घटती है 1663 में। 1663 में क्या घटना घटती है? तो मीर जुमला के स्थान पर शाइस्ता खां सूबेदार बनता है। ठीक है। अब इसने जो है अंग्रेजों को, यानी कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक के बदले करमुक्त व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए। यानी मीर जुमला ने जिस अधिकार को ले लिया था, जब शाइस्ता खां, ये औरंगजेब का मामा था। मीर जुमला औरंगजेब का साला था, लेकिन शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था ना। मीर जुमला कौन था? औरंगजेब का साला था, सॉरी, बहनोई था, और शाइस्ता खां उसका मामा था। मतलब क्या है कि औरंगजेब के बहनोई का मामा नहीं, औरंगजेब की बहन की माँ से का पत्नी। मामा कैसे हुआ वो? किसका मामा सर? औरंगजेब उसकी माँ का भाई सर। उसकी माँ का भाई, यानी औरंगजेब के माँ का भाई था ये शाइस्ता खां। तो इससे भी पारिवारिक संबंध थे उसके। और शाइस्ता खां को सजा के तौर पर बंगाल भेजा गया था। क्यों? क्योंकि ये शिवाजी को पराजित करने में असफल रहा था शाइस्ता।
आपको याद होगा कि इसका एक अंगूठा को शिवाजी ने काट दिया था और एक बेटा को मार दिया था। तो इससे औरंगजेब काफी शाइस्ता खां से, ना मराठे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, तो सजा के तौर पर उसको भेज दिया था कहाँ? बंगाल। और मीर जुमला को हटाया नहीं था, मीर जुमला की इसमें मृत्यु हो गई। औरंगजेब जब पढ़ा रहे होंगे तो आपको बताए होंगे कि मीर जुमला आसाम के अभियान पर था जब बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तो आसाम के लौटते के समय खिजरपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। तो चूंकि उसका बहनोई मर गया था, इसीलिए अपने मामा को उसने जो है बंगाल का प्रांतपति या सूबेदार बना करके भेजा। तो इसलिए क्या किया कि 3000 वार्षिक के बदले में जो है करमुक्त व्यापार का अधिकार इसको दे दिया। अब देखिए दूसरा घटना जो घटता है वो 1687 ईस्वी में, ये चलता रहा, माने 63 से लेकर करके 1687 तक जो शाइस्ता खां का व्यवस्था था बंगाल में अंग्रेजों के साथ, वो चलता रहा। 87 में एक परिवर्तन होता है, या कह लीजिए 86 इसको 86 में, कि औरंगजेब जो है दो 2% कर तथा 1.5% जजिया लगा देता है। किस पर? अंग्रेजों पर। यानी अंग्रेज जो भी व्यापार करेंगे तो 2% व्यापारिक कर और साथ ही साथ 1.5% जजिया देना पड़ेगा। अब इसकी प्रतिक्रिया हुई, औरंगजेब ने जो ये काम किया तो इसकी 1 साल बाद ही प्रतिक्रिया हुई। कब? 1687 ईस्वी में। और जो प्रतिक्रिया हुई तो उसमें हुगली को अंग्रेजों ने लूट लिया, यानी विद्रोह कर दिया समझिए। लेकिन इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। और यही नहीं बल्कि साथ ही साथ बंगाल से बाहर कर दिया गया। और इस बाहर करने के क्रम में अंग्रेज एक ज्वारग्रस्त द्वीप में शरण लिया। अब इस घटना को समझिए कि औरंगजेब का जो नीति था वो ये कि वो एक महत्वाकांक्षी बादशाह था और भविष्य की चीजों को जानने की योग्यता रखता था किसी भी संबंध के बारे में। तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि ये विदेशी हैं, इनको विदेशी होने का यकीन दिलवाना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए जो टैक्स फ्री था तो 2% टैक्स आरोपित कर दिया कि आप कोई भी व्यापार करेंगे तो उस व्यापार पर 2% कर देना पड़ेगा। साथ ही साथ 1.5% की दर से आपको जजिया देना पड़ेगा। यानी कुल कितना हो गया? 3.5% आप जब व्यापार करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये लोग सुविधा भोग रहे थे 1651 से, और 1686 में औरंगजेब ने ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी को घाटा होने लगा। तो अभी तक बंगाल में वो लोग सैनिक दृष्टिकोण से थोड़ा मजबूत हो गए थे और वो जान रहे थे कि औरंगजेब दिल्ली में है, हम लोग यहां अगर विद्रोह करेंगे तो औरंगजेब कुछ नहीं कर पाएगा और बंगाल पर अधिकार कर सकते हैं। तो अंग्रेजों का राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबसे पहले जागी अगर भारत में, तो 1757 में तो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। आरंभिक रूप से अगर देखें, यानी शैशवावस्था में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिस समय जागी वो समय था 1686 से। और प्रतिक्रिया में 1687 में क्या किया? अंग्रेजों ने हुगली में विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब क्या? दंगा। इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर्स लड़ाई होने लगा। लेकिन अंग्रेज औरंगजेब की शक्ति को कम करके आते थे।
औरंगजेब अभी भी काफी शक्तिशाली था, इसलिए उसकी फौज ने पूरी तरीके से विद्रोह का दमन कर दिया। बहुत लोगों की हत्याएं हुई अंग्रेजों की, और मुगलों ने अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर कर दिया कि तुम यहां रह नहीं सकते। अब देखिए यहीं पर वो कमी है कि मुगल स्थल पर तो काफी मजबूत थे, लेकिन जल पर मजबूत नहीं थे। जल में कौन मजबूत था? तो अंग्रेज मजबूत, पुर्तगीजों के बाद। तो भगाया तो इन लोग को पूरा का पूरा अगर मार देता औरंगजेब तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन युद्ध में जो मरे, लड़ाई में जो मरे, विद्रोह के दबाने ही कर में मरे, वो मरे, बाकी को बोला कि यहां से भागो तुम लोग। ये लोग अपने जहाज में बैठ कर करके चले गए। तो चले गए तो ब्रिटेन नहीं गए, बल्कि बंगाल के किनारे में बहुत सारे द्वीप थे, उस द्वीप पर जाकर के बेड़ा डाल दिए। और जहाज में इनके इतने सामान रहते थे कि 6 महीना तक आराम से खा पी सकता है। लेकिन जिस द्वीप पर इसने डेरा डाला वो ज्वारग्रस्त द्वीप था। ज्वारग्रस्त का मतलब क्या हुआ कि मच्छरों का साम्राज्य था वहां, और मच्छर के काटने से जो है बुखार लग जाता था। तो इसलिए द्वीप को कहा गया कि ज्वारग्रस्त द्वीप था। तो वहां जाकर के अपनी शक्ति को संयोजित किया और अपनी रणनीति बनाई। तो उन अंग्रेजों में एक व्यक्ति था जॉब चारनाक। जॉब चार तो जॉब चारनाक ने मध्यस्थता की। मध्यस्थता किसके मध्य में की? तो कंपनी और औरंगजेब के मध्य में। और उसके बाद औरंगजेब ₹1.5 लाख क्षतिपूर्ति और ₹3,000 वार्षिक के बदले पुनः व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस बात की जानकारी औरंगजेब कालीन एक इतिहासकार है खफी खां, एकमात्र जीवित इतिहासकार है। और भी इतिहासकार है, लेकिन खफी खां की विशेषता यह है कि और जो दरबारी इतिहासकार थे तो उन लोगों ने चापलूसी में विवरण लिखा है। लेकिन मुगल काल में 2 ऐसे इतिहासकार हैं जो चापलूस नहीं थे। एक अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के पीरियड का इतिहासकार है, जिसने मुंतखुल तवारीख लिखा था, और उसमें जो अकबर के विरुद्ध लिखना था वो भी लिखा उसने। इसलिए अकबर का इतिहास जानने का एक मुंतखुल तवारीख एक अच्छा स्रोत माना जाता है। कुछ इसी तरह का इतिहासकार खफी खां भी था, जिसने मुंतखबुल लुबाब लिखा, और इसने भी औरंगजेब के काल की आलोचनात्मक व्याख्या की। यानी खफी खां का उद्देश्य औरंगजेब का बड़ाई करना या साइकोफेंसी करना या चापलूसी करना नहीं था, बल्कि उसकी आलोचना कर करके उस समय की घटनाओं का विवरण लिखना था। तो उस विवरण से यह पता चलता है कि जो जॉब चारनाक था, या जगह जगह किताब में चारनाक के जगह पर चारवाक भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको अलग व्यक्ति आप नहीं मान लेंगे। ये एक भाषा से दूसरी भाषा में जो शब्द आते हैं तो उसका अपभ्रंश रूप देखने को हमको मिलता है। तो उस रूप में चारवाक या चारनाक के शब्द को समझते हुए एक ही व्यक्ति को माना जाए कि एक ही व्यक्ति का नाम था। तो खफी का कहता है कि पैरों पर गिर पड़ा औरंगजेब के, माफी मांगी कि हम लोग से गलती हो गई।
तो किसी भी व्यक्ति के पैर पर गिर जाइएगा, माफी मांगिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको दया आ जाएगी। और दूसरा पक्ष ये भी था कि ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार कर रही थी उससे भारत को लाभ था, नुकसान नहीं था। लाभ बहुत तरह के थे। एक लाभ तो यह था कि टैक्स मिलता था, दूसरा लाभ यह था कि विदेशों का सामान सुलभ होता था, एक लाभ यह था कि देश का सामान भी ये लोग जाकर के बेचते थे, एक लाभ यह था कि इस आदान प्रदान से रोजगार के अवसर मिलते थे। इस व्यापार से स्थानीय उद्योग जो है वो पुष्पित और फलवित हो रहा था। तो 1608 से लेकर के 1757 तक जो कंपनी की भारत में स्थिति थी उसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ये व्यापार भारत के लिए लाभप्रद था, हानिकारक नहीं था। क्यों? क्योंकि भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में। आप जानते हैं कि भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या होता है? चूंकि इकोनॉमिक्स अभी नहीं पढ़ाया है हम आपको, इसलिए पूछ रहे हैं। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा चुके होते तो हम भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपसे नहीं पूछते, नहीं जानते। भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश का दूसरे देश के साथ होने वाले व्यापार से संबंधित एक शब्दावली। व्यापार में दो शब्दों का नाम आप सुने होंगे, आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यानी किसी देश से सामान अगर दूसरे देश में बिकने के लिए जाती है तो इसको बोलते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट। और यदि बाहर से सामान उस देश में आती है यानी खरीद करके लाया जाता है तो उसको बोलते हैं आयात, इंपोर्ट। अब देखिए, आप अगर निर्यात कीजिएगा तो उससे विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त होगी यानी लाभ होगा, है ना भाई। और अगर आयात कीजिएगा तो आपको मुद्रा खर्च करना पड़ेगा यानी आपके देश का पैसा विदेश में जाएगा। तो मूल्य के आधार पर, वस्तु के आधार पर नहीं निर्धारित होता है, मूल्य के आधार पर। यानी यदि निर्यात आयात से अधिक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लाभ हुआ पैसा के हिसाब से, मनी के हिसाब से। तो लाभ हुआ तो हम कहेंगे कि भुगतान संतुलन पक्ष में है इस देश में। और अगर निर्यात के तुलना में आयात ज्यादा हुआ यानी जितना सामान हम नहीं बेचे उससे ज्यादा रुपये का सामान हमने मंगाया तो इसका मतलब कि हमको हानि हुई, लाभ नहीं हुआ इस व्यापार में। तब हम कहेंगे कि भुगतान संतुलन जो है वो देश के विपक्ष में, पक्ष में नहीं है, यानी देश को इस विदेशी व्यापार से घाटा हो रहा है। अब आइए टॉपिक्स पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1608 से लेकर के 1757 तक इसकी भूमिका थी, उस भूमिका में भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। मतलब जो व्यापार हो रहा था उससे भारत में धन आ रहा था, भारत का धन बाहर नहीं जा रहा था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये भारत में धन जो आ रहा था वो सोने के रूप में आ रहा था। भारत में जितना सामान कंपनी खरीदती थी उसके 80% का भुगतान जो है वो उसके लिए एक शब्द, विशेष शब्द है जिसको बोलते हैं बुलियन। बुलियन में करती। बुलियन का मतलब आप लीजिए कि सोने का ठिकरा या ठेठ भाषा में सोने का सिक्का। सिक्का तो वो नहीं होता था, तो वो तौल के हिसाब से बना हुआ रहता था सोने का टुकड़ा, तो उसको बोलते थे बुलियन। तो ये व्यापार बुलियन लाते थे भारत में और भारत का सामान उस बुलियन से खरीद करके विदेशों में जाकर के बेचते थे यानी यूरोप के देशों में, और उससे उनको लाभ होता था। तो इस वजह से भारत के पक्ष में भुगतान संतुलन था। और उस समय भी भारत में तो सोना पैदा नहीं होता था, एक कोलार का ही खान था, आज भी कोलार ही का खान है। तो वो कोलार के खान में इतनी गहराई में सोना मिलता है
इतने कम मात्रा में मिलता है कि उसका खुदाई जो है वो लाभदायक नहीं है, लेकिन भारत फिर भी सोने की चिड़िया बन गया, जो इस तरह से प्राचीन काल में बना था उस ढंग से 1608 से लेकर 1757 तक भी बना। तो किस ग्राउंड पर? इसी भुगतान संतुलन के ग्राउंड पर कि कंपनी जो व्यापार कर रही थी वो बुलियन में कर रही थी, सोने के टुकड़ों में कर रही थी। इन सारी परिस्थितियों के कारण औरंगजेब गुस्सा तो था, लेकिन साथ साथ उसके समक्ष ये लाभ भी था कि हमको लाभ हो रहा है। तो अगर जॉब चारनाक गिर गया कदमों पे तो उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया कि चलो हम तो मना ही रहे थे कि ये गिरे ताकि हम इस लाभ को प्राप्त कर सके। तो उसने जो है अनुमति पुनः दे दी कि ठीक है तुम व्यापार कर सकते हो। लेकिन अंग्रेज तो देख रहा था कि हमें इतने के बावजूद भी, इतने टैक्सेशन के बावजूद भी हमको बहुत लाभ हो रहा है, इसलिए हम भी व्यापार करेंगे। तो दोनों के बीच समझौता की परिस्थितियां उपलब्ध थी, इसलिए औरंगजेब और जॉर्ज चारनाक के बीच एग्रीमेंट हो गया। और औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, बहुत तुम लोग बर्बादी किए हो हुगली का, तो 1.5 लाख रुपया हर्जाना दो और प्लस जो है जो पूर्व का कर था वो तुमको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है जॉर्ज चारनाक बंगाल में कंपनी को बचाने में सफल हो गया। क्लियर? अब देखिए साहब, 1691 की एक घटना है, हम आपको याद होना चाहिए कि आप मस्तिष्क में रहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं कि बंगाल में अंग्रेज कैसे जमे या बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। ये सब घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं अलग अलग करके। अब देखिए एक अलग घटना है 1691 ईस्वी। इस समय बंगाल का सूबेदार जो था वो था अजीमुशाह। ये कौन था? सूबेदार। लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चल जाएगा। इसके द्वारा क्या किया गया 1651 में? हाँ, कि 3 गांव थे। क्या? 3 गांव। ये 3 गांव सूतानदी प्लस कालीकता और गोविंद, ये 3 गांव को सूता नदी, कालीकता और गोविंदपुर को 1200 रुपये में कंपनी ने खरीद लिया। से सर, हाँ अंग्रेज लोग। हाँ, अब देखिए यहां पर गौर करने वाली बात है कि हमने बताया था आपको कि 1638 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की थी और वो चंदरपुर का जो शासक था इब्राहिम खान, उससे अंग्रेजों ने उस जगह को खरीदा था जहां पर आज चेन्नई है, ये मद्रास है। उस समय हमने आपको बताया था कि वो जो भूभाग था समुद्र के किनारे का, वो चंदरपुर के राजा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। वो तो सोचा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है, कुछ है ही नहीं है। 1 2 4 घर मछुआरों का था, तो उसके लिए यूजलेस लैंड था वो। तो ठीक वही परिस्थिति जो थी वो यहाँ पर थी इन 3 गांवों की, कि यूं ही गांव थे, मछुआरों के गांव थे और यहाँ से कोई टैक्स नहीं आता था अजीमुशाह को। लेकिन अंग्रेज दूरदृष्टि देख रहे थे कि ऐसे जगह पर ये 3 गांव है कि ये व्यापार के दृष्टिकोण से हुगली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक व्यापार कहां से हो रहा था? बंदरगाह कौन था? तो हुगली था। लेकिन हुगली से भी ज्यादा अच्छा पॉइंट पे ये 3 गांव है। अगर ये 3 गांव हमारे पास आ जाएंगे तो हम जो है वो पूरी तरीके से नवाब के प्रभाव से मुक्त होकर के व्यापार करेंगे। सामरिक दृष्टिकोण से इन तीनों गांव को लिए। आज आप देखिए गौर से एक बात को कि अगर
हुगली नदी के ब्रिज को तोड़ दिया जाए, दोनों ब्रिज को, तो कलकत्ता में आप प्रवेश कर सकते हैं? नहीं ना। अब जो वो भूभाग पतला पट्टी से अन्य बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो उसी के माध्यम से ना आ सकते हैं। अब वो जो पतली पट्टी है उस समय पूरा जंगल से भरा हुआ था, तो अगर उस स्थान पे कोई रहता है तो बंगाल के नवाब को वहां पहुंचना संभव था? नहीं था। तो सामरिक दृष्टिकोण से उसने इन 3 गांवों को लिया था। हुगली चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ था, एक ही ओर से समुद्र लगा हुआ था, और हुगली में चारों तरफ से रास्ते आके मिल रहे थे। वहां बंगाल के नवाब बहुत आसानी से पहुंच सकता था। लेकिन कलकत्ता जो वर्तमान समय में है, जो उस समय कलकत्ता नहीं था, वो जो भूभाग था वहां आसानी से उसमें पहुंचने को, अंग्रेजों के लिए बंगाल के नवाब से बचने के लिए सामरिकता के दृष्टिकोण से ये 3 गांव काफी महत्वपूर्ण थे। और साथ ही साथ व्यापार के दृष्टिकोण से हुगली से ज्यादा समुद्री व्यापार यहाँ से सुगम से हो सकता था। तो मात्र कालीकता, गोविंदपुर और सूता नदी को 1200 रुपया में ले लिया। किससे? अजीमुल शाह से। बात समझ में? कालीकता आज का कोलकाता है। हाँ, गोविंदपुर आज भी है, गोविंदपुर यूनिवर्सिटी है। आपको सूता नदी आज भी वहां मोहल्ला है। फिर बाद में बढ़ते बढ़ते जो है वो नए मोहल्ले जो है बसते चले गए। इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए साहब कि उसके बाद जो अगली घटना घटती है वो 1698 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि बर्दवान का सूबेदार था, बर्दवान का सूबेदार, सूबेदार नहीं बोलिए, जमींदार बोलिए, बर्दवान का जमींदार। इसका नाम था शोभा सिंह। तो बर्दवान का जो सूबेदार था शोभा सिंह, इसके आक्रमण के डर से कह लीजिए या बहाना कह लीजिए, आक्रमण के डर से ये जो 3 गांव था, यानी सूता नदी, कालीकता और गोविंदपुर, इसकी किलेबंदी कर दी। और ये किलेबंदी जो है वो भूमिगत था, यानी जमीन के ऊपर किला नहीं बना था। आज भी जाइएगा तो वो किला उपस्थित है, और उस किले में अभी वर्तमान समय में भारतीय स्थल सेना का पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर है। बोर्ड लिखा हुआ है ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम, जहां पर रेड कोर्स का मैदान है, घोड़े का दौड़ होता है उस मैदान में, उसी के पास से जो रोड गुजरी है उसी रोड में आपको ये बोर्ड मिलेगा, मैदान के नीचे से। हाँ, तो उसी मैदान के नीचे में पूरा शहर बसा हुआ है। कौन? फोर्ट विलियम। तो इसकी स्थापना जो है वो कर करके किले का इसका नाम फोर्ट विलियम किला, चूंकि विलियम जो था उस समय का सम्राट था ब्रिटेन का, तो अपने सम्राट के नाम पर इस फोर्ट का नाम क्या रखा? फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम का जो किला था, इसका प्रथम जो प्रेसिडेंट बनाया, उस समय किले का जो हेड होता था वो प्रेसिडेंट कहलाता था, वो सर चार्ल्स आयर को बनाया। किसको? सर चार्ल्स आयर। इस प्रकार से कहा जाए तो यही किलेबंद जो इलाका था, यही भविष्य में जो है वो कलकत्ता के नाम से जाना गया। क्या? कलकत्ता। अब अंग्रेजों ने इसको, कलकत्ता को शहर के रूप में डेवलप किया, और यही कलकत्ता जो था वो 1772 से लेकर करके 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों की राजधानी रही। माने ब्रिटिश साम्राज्य की क्या रही? राजधानी। तो आप देखिएगा कि बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत कलकत्ता को बसाया गया है।
कलकत्ता के लिए कहा जाता है कि आलीशान भवनों का नगर। तो उस समय के बहुत सारे भवन आज भी बचे हुए हैं। जैसे आप ग्रांड होटल देखिए, उसी समय का बना हुआ है। न्यू मार्केट, तो न्यू मार्केट में देखिएगा आपकी गाड़ी अंदर चल जाएगी। अंग्रेजों ने डेवलप किया था मार्केट वो कलकत्ता के लिए। तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हर चीज के लिए अलग अलग, हर कुछ न्यू मार्केट में आपको मिल जाएगा। कपड़ा से लेके मछली तक बहुत बड़ा एरिया में है वो, और बहुत सुविधाजनक ढंग से बनाया गया है। फिर हुगली के जो है पानी को जो है शहर में लाया गया था। जानते हैं किस लिए? शहर को धोने के लिए। सुबह और शाम शहर की सड़कें जो है हुगली के पानी से धुलता था। कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा था वहां का। आज भी जो है वो पानी ठीक आप देखिए कि सप्लाई उसका होता रहता है। हुगली का पानी वो रिफाइन होकर के नहीं होता। उसका उद्देश्य था कि घोड़ा गाड़ी चलता था, तो घोड़ा गाड़ी को धोना है, रोड को धोना है, फुटपाथ को धोना है। वही जो है आप देखिए कि रोड इस ढंग से बनाया गया था कि पत्थर का ईंटा बनाया जाता था, और उस पत्थर के ईंटे को बिछाया जाता था रोड पे। तो जो बड़ा बाजार है, जो मेन मार्केट था पूर्वी भारत का, तो उसमें चूंकि ठेला गाड़ी चलता था तो रोड खराब नहीं हो, तो वही टेक्निक ये डेवलप हुई कि पत्थर के ईंट से रोड जो बनता था। तो जो अंग्रेजों ने बिछाया वो आज तक बिछा हुआ बड़ा बाजार में। तो पूरे ट्राम बिछाया। ट्राम जो है लंदन में सबसे पहले शुरू हुआ, और दूसरा ट्राम वे जो शुरू हुआ वो कलकत्ते में शुरू हुआ। इसके बाद हावड़ा नदी पर ब्रिज बनाया। ब्रिज बनने से पहले जो था वो बाबू घाट से हावड़ा जो स्टेशन था वहां लोग जाते थे। तो आज भी बाबू घाट से स्टीमर सेवा चलती है। लोग जाम से हटने के लिए जो है, अब तो भले मेट्रो पानी के नीचे से क्रॉस कर करके उसको हावड़ा स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है, तो अब वो भीड़ नहीं होगी, अलग बात है। लेकिन जब ये नहीं सुविधा था तो हावड़ा ब्रिज हमेशा जाम रहता था। जो समझदार लोग होते थे, बड़े बड़े लोग या कोई भी, तो वो बाबू घाट में उतर गया, उतर करके स्टीमर पकड़ लिया, 5 मिनट में पहुंच गया हावड़ा। यही करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि जो शहर है कलकत्ता, उसको अंग्रेजों ने बाज़ाब्ते तौर पे अपने प्लानिंग के तहत बसाया था, और इस ढंग से अंग्रेजों का बंगाल में जो है पदार्पण हुआ या प्रवेश हुआ। क्लियर? तो ये दूसरा भाग है जो हमने पढ़ा है, इसको आप लिख लीजिए।